मौत का जिनको डर नहीं, क्योंकि गोलियां उनका श्रृंगार है। अपनी बीवी, बच्चे और परिवार से भी ज्यादा हिंदुस्तान से उनको प्यार है। GIS टॉक का एपिसोड 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज ऑफिसर से जिसने भारत के अलग अलग 8 से भी ज्यादा राज्यों में अपने असाधारण नेतृत्व और कौशल्य से ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय जैसे अभियानों से भारत की सेवा की। साथ ही साथ उन्होंने आर्मी एयर डिफेंस कंट्रोलर, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, डिफेंस आर्टिलरी सेंटर नासिक में 2 साल तक अपने बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण से 3000 सोल्जर तैयार किए। उनके यही शौर्य और साहस की वजह से 19 दिसंबर 1987 को प्रेसिडेंट्स कमीशन एज ए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी का सम्मान मिला। तो चलिए मिलते हैं रिटायर्ड कर्नल मिस्टर संजय दधानिया। आज GIS टॉक के 3rd एपिसोड के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल रिटायर्ड संजय डढानिया सर। सर, मैं बहुत ही खुशनुमा महसूस कर रहा हूँ कि आज आपने समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे आने की कोशिश की और आप अपने जो लाइफ के आर्मी के जो साल आपने बिताए उसमें आपने क्या क्या महसूस किया वो सब हम यहाँ पे बच्चों के साथ साझा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ी आपकी बचपन की जर्नी से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं कि आपने जब से ये जीवन संभाला और जब से आपने अपने आप को इस शरीर में पाया, तब से लेके क्या आपका बचपन से ये ड्रीम रहा है कि आप आर्मी में घुसो या एक इवेंचुअली पाथ बना कि जो आपको आर्मी तक लेके गए? बचपन से तो मैं आर्मी के लिए, आर्मी मेरी सोच भी नहीं थी। मैं गांव का रहने वाला हूं, यहाँ से गांव है सुपेड़ी, और मेरे जीवन में एक शिक्षक आए जिन्होंने मेरे को सैनिक स्कूल बालाचड़ी के लिए तैयार किया और मैं फर्स्ट ट्राई में पास हो गया और मैंने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल बालाचड़ी में की और 12th में UPSC एग्ज़ाम क्लियर करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला ज्वाइन किया। तो 9th क्लास में मैंने एक एयरफोर्स के ऊपर पिक्चर आई थी विजेता करके, जिसमें शशि कपूर ने बनाई थी ये पिक्चर, और ये पिक्चर देख के मुझे एक स्पार्क हुआ था कि नहीं, मुझे भी एक इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनना है। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में जाऊंगा और फाइटर पायलट बनूंगा। सर, मैंने भी अपनी इस एजुकेशन जर्नी में ये अक्सर पाया है कि कोई भी विचार नेटिव नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से आता है, चाहे वो दोस्तों के माध्यम से आता है, कभी वो परिवार के माध्यम से आता है, या तो कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारे शरीर में घुसता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके साथ भी ये हुआ था कि स्टैंडर्ड 9th में आपको एक किसी मूवी ने इंस्पायर किया कि मुझे यहाँ तक जाना है, और उस सपने को आपने इस जर्नी के अंदर साकार किया। जहाँ तक हमारी बात हुई थी और मैं आपको पहचानता हूँ, आपने 31 ईयर इंडियन आर्मी को, इस देश को समर्पित किए हैं। तो उस 31 ईयर में आपका अनुभव सर कैसा रहा? सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं अपना अनुभव की बात करूं। ये जितना भी हम ये सेमिनार कम ये रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूं हमारे जो 40,000 से ज़्यादा जवान ऑफिसर्स आर्मी के ज़्यादातर और एयरफोर्स और नेवी के, जो 1947 से आज तक कई लड़ाइयों में और मिलिट्री ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं, और हजारों उनके फैमिलीज़ जो उनके शहीद होने के बाद इन्होंने जो दिक्कतें झेली हैं अपने परिवारजन को गंवाने के बाद, उनको भी ये हमारा जो टॉक शो है उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। और उसके अलावा लाखों की संख्या में ऐसे हमारे जवान हैं जो इन लड़ाइयों में
मिलिट्री ऑपरेशंस में, जैसे कि कश्मीर है, इंडियन IPKF ऑपरेशंस इन श्रीलंका, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में 1947 से लड़ाई चल रही हैं, उसी प्रकार कश्मीर में लड़ाई चल रही हैं। तो जवान इन लड़ाइयों में जो घायल हुए हैं, जो ऑफिसर्स, या मानो सियाचिन में लड़ाई चल रही हैं, तो कई बार हादसे होते हैं और जवान ऑफिसर्स घायल होते हैं, अपने अंग गंवा देते हैं, हाथ पैर गंवा देते हैं और ज़िंदगी भर स्पेशली एबल्ड हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ना पड़ता है। और ये जवान अपना सर उठाकर अपनी ज़िंदगी बाद भी जीते हैं। तो उनको मैं ये सेमिनार डेडिकेट करता हूँ और मैं आता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बात। तो मेरे लिए ये कहना होगा मैं कि यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगा, वो आर्मी का रवैया आपकी हर बात में दिखता है हाँ, कि आर्मी हमेशा इस देश के लिए जीती है, इस देश के लिए समर्पित होकर काम करती है। और आपने इस जो एपिसोड है उसका श्रेय भी उनको दिया, तो वो आर्मी का रवैया है, जो आर्मी का डिसिप्लिन है, आर्मी के संस्कार है, या तो उसकी हैबिट्स है कि हमेशा दूसरों के लिए चीज़ों को डेडिकेट करना, या तो उनके लिए जीना, नेशन की बिल्डअप में मदद करना, वो रवैया शायद आर्मी के हैबिट से आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली हमारे खून में है कि पहले हमारे साथी आते हैं। जैसे मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग की है, तो उसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, कि पहले सेवा है अपने संस्था की, देश की, अपने साथियों की, और खुद की सेवा या खुद का वेलफेयर आखिर में है, वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी है। ट्रू। फर्स्ट हमें नेशन के लिए या देश लोगों है, के लिए। अपनी बटालियन है, अपने जवान हैं, और आखिर में आपका अपना खुद का वेलफेयर है। तो ये हमारी बातों में नहीं, हमारी हम जो करते हैं उसमें भी ये आता है। जीवन शैली का पार्ट जीवन शैली का ऑटोमेटिक पार्ट बन जाता है। ऑटोमेटिक पार्ट। जी सर, जी सर। तो आपका ये जो सवाल था कि मेरे जीवन की आर्मी की जो जर्नी है, 31 इयर्स आर्मी में, और अगर मैं 4 साल की मेरी ट्रेनिंग लेता हूँ, 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जो कि वर्ल्ड की टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी है, और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो ये 35 इयर्स को अगर मैं अपना लाइफ, इंडियन आर्मी की लाइफ को मान के चलता हूँ, तो ये जो लाइफ जर्नी थी बहुत ही पावरफुल, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरी अकेले की लाइफ जर्नी है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ग्लिम्स है, वो 0.0001% है। एक्चुअल इंडियन आर्मी के बनिस्पत वो 0.0001% है, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी वास्ट, इतनी कॉम्प्लिकेट, इतनी कॉम्प्लेक्स इसके ऑपरेशंस हैं कि मैं क्या, अगर कोई इंडियन आर्मी के जनरल भी अगर ये कहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी को पूरी तरह जानता हूँ, तो गलत होगा। क्योंकि इंडियन आर्मी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इन्फेंट्री है, आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें जैसे शरीर के भाग हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबका अपना अपना उसी area है। प्रकार इंडियन आर्मी के अपने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना काम करते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर, हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक्सपर्ट होता है। हाँ, और उसकी कुछ अहमियत होती है। यस, सो इन्फेंट्री फॉर एग्जांपल हमारी कटिंग एज है। सबसे आगे जो लड़ाई लड़ते हैं, मानो पाकिस्तान या चाइना हमला करता है, वो है इन्फेंट्री। और अगर हमला भी हम करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे आगे अगर पायदड़ जिसको बोलते हैं, वो है इन्फेंट्री। तो इंडियन आर्मी के कुछ फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, दिस ए टैंक डिवीजन जिसके अंदर, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और सपोर्टिंग आर्म्स होते हैं जैसे आर्टिलरी हैं, एयर डिफेंस आर्टिलरी जिसके अंदर मैंने नौकरी किया है पूरा अपनी ज़िंदगी। उसके बाद कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं जो लड़ाई के दौरान दुश्मन ने जो माइंस बिछाई होती है उसको निकालने का काम करता है, एंटी पर्सनल माइंस, एंटी टैंक माइंस। या अगर हम डिफेंस में हैं, मानो पाकिस्तान या चाइना हमारे पे हमला करता है, तो माइंस को बिछाने का काम इंजीनियर्स करते हैं। उसके अलावा उनके बहुत सारे काम हैं लड़ाई में, पुल, ब्रिज को बिछाना, या दुश्मन हमला कर रहा है तो ब्रिज को उड़ा देना, ये सारे काम इंजीनियर्स के हैं। उसके बाद कोर ऑफ सिग्नल्स हैं जो कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करता है लड़ाई के दौरान। चालू लड़ाई में मोबिलाइजेशन के दौरान, अगर अटैक कर रहे हैं तो अटैकिंग के दौरान
कम्युनिकेशन, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है, उसके बिना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उसी प्रकार सप्लाईज सर्विसेज हैं। आर्मी सप्लाई कोर जो इंडियन आर्मी को राशंस प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, पेट्रोल प्रोवाइड करता है लड़ाई पीस टाइम में और लड़ाई में। उसी प्रकार आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है जो इंडियन आर्मी को क्लोथिंग, एम्युनिशन और गाड़ियों के, टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करता है, पीस में भी और लड़ाई में भी। आर्मी मेडिकल कोर पीस टाइम में आर्मी को मेडिकल सर्विसेज देता है और लड़ाई के दौरान यही आर्मी मेडिकल कोर आगे जाके तक आर्मी को मेडिकल सपोर्ट देता है। सो इंडियन आर्मी बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सर। मेरा ये कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ गलत होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस संक्षिप्त में शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आर्मी एयर डिफेंस का ऑफिसर हूँ। तो मैं आर्मी एयर डिफेंस में पूरी ज़िंदगी नौकरी की है। मैं एक गन सिस्टम में और एक मिसाइल सिस्टम में क्वालिफाइड हूँ स्पेशली। बाकी तो एडी की जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उसमें मैंने बेसिक ट्रेनिंग की हुई है, जो हमारा कंपलसरी ट्रेनिंग होता है, जिसको हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कहते हैं। लेकिन बाद में मैंने एक इग्ला मिसाइल सिस्टम और एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड पे ट्रेनिंग की, और जिसमें मेरी पोस्टिंग हो गई, जिसमें मैंने करीब 12 साल तक सर्विस की। इस रेजिमेंट की मैंने काफ़ी मिसाइलें फायर भी की है। हर मिसाइल 50 लाख से 1-1.5 करोड़ की होती हैं, और करीब मैंने 1600 से 1800 मिसाइल टेस्ट की हैं, क्योंकि हर मिसाइल को टाइम टू टाइम डिपो से बाहर निकाल के टेस्ट करना पड़ता है कि वो मिसाइल फिट है या नहीं। बिल्कुल। जितनी बार डिपो से बाहर निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए या ऑपरेशन के लिए, तो डिपो से बाहर निकाल के मिसाइल को टेस्ट करना पड़ता है। जब वो मिसाइल ट्रैवल करती है कॉन्वॉयज में, तो उसको दोबारा टेस्ट करना पड़ता है कि वो टेक्निकली मिसाइल फिट है या नहीं है। जब उसको फायर करेंगे तो मिसाइल दुश्मन के हवाई जहाज को गिराएगा या नहीं गिराएगा। सर, मैं यहाँ पे आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपका बचपन एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और आपने कर्नल तक की जर्नी का सफ़र किया। आपने बोला कि कम से कम 1600 के आसपास मिसाइल्स आपने डिप्लॉयड की है, और एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास तक भी जाती है। तो एक छोटे से गांव से लेके यहाँ तक का सफ़र, और अपने 31 ईयर के जो करियर का आपका सफ़र रहा है, उसमें आपने नंबर ऑफ पोस्ट भी चेंज की होगी। भारत के हर कोने कोने में आप जाके अपना काम किए होंगे। तो क्या इस मैसेज को स्प्रेड किया जा सकता है कि गुजरात के या भारतवर्ष के कोई भी छोटे से गांव का बच्चा कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल, आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ। पहली चीज़, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। बिल्कुल सर। तो मैं कर पाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ट्रू। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कर पाया, और मैं ये बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बच्चे के लिए पॉसिबल है। सबसे पहली चीज़ है वो उनमें एक स्पार्क होना चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए कि ना मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, कि मुझे भी इंडियन आर्मी का जनरल बनना है। वो सपना देख सकते हैं। जब वो सपना देखते हैं तो रास्ता अपने आप खुलेगा। रास्ता हमें एज ए नेशन वो रास्ता उनके लिए बनाना पड़ेगा। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो रास्ता उनके लिए तैयार करना पड़ेगा। जब मैं गया था एनडीए में, और अभी वो रास्ता और आसान हो गया है। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो बच्चों को एनडीए के लिए या टेक्निकल एंट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे टाइम में तो ये सारी सहूलतें अवेलेबल भी नहीं थी, इतना इंटरनेट भी पावरफुल नहीं था, और इतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, और खास करके करियर काउंसलिंग गाइडेंस सेमिनार भी हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल सही। आज के बच्चे अगर चाहे तो ये सारी सहूलतें उनके पास बहुत आसानी से उपलब्ध है। बस उनको थोड़ा ख्वाब देखने की जरूरत है, उनको सपना देखने की जरूरत है। वो वाला नींद वाला सपना नहीं, खुली आंखों से और देखा हुआ। उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि पहले उनको माँ बाप को क्लियर होना है। सही बात है। उनके माँ बाप को क्लियर होना है कि क्या वो अपने बच्चे को अपनी सेफ्टी के साथ ही रखना चाहते हैं या उनको उड़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कोई बच्चा इंडियन आर्मी को एज ए कैरियर लेके सिर्फ 10 साल ही चला जाए, उसकी काया पलट हो जाएगी। 10 साल,
उसको वो वहां मिलेगा जो बाहर की दुनिया में उसको नहीं मिल सकता। बाहर की दुनिया में वो इंजीनियरिंग करके कॉरपोरेट में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसका सिर्फ 10 साल में, जिसको हम शॉर्ट कमीशन बोलते हैं इंडियन आर्मी में आजकल, 10 साल में उसका इतना ग्रोथ होगा एज ए लीडर, उसकी जो पर्सनालिटी का ग्रोथ होगा कि बाहर की दुनिया में आके वो जहाँ भी जाएगा वो वेलकम होगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सही वो नेचुरली वो क्वालिटीज उसमें आती हैं। उसको पाने के लिए सिविल के अंदर उसको सालों साल लगेंगे, जो इंडियन आर्मी उसको कुछ सालों में कुदरती तौर पे देती है। वो उसकी लाइफ का एवरीडे हिस्सा है, वहाँ कोई चॉइस नहीं है। जब आप एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट, हमारे टाइम सेकेंड लेफ्टिनेंट होते थे, आजकल लेफ्टिनेंट है डायरेक्टली, हाँ। कि लेफ्टिनेंट के तौर पे आपने अपनी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी या OTA से कंप्लीट कर दी और आपकी बटालियन कश्मीर के अंदर पोस्टेड है फॉर एग्जांपल, वहाँ लड़ाई लड़ रही हैं, तो उस अफसर के पास कोई चॉइस नहीं है। वो डे 1 से अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। उसके नीचे जो जवान है उसका प्लाटून है, मानो 36 जवान है उसके नीचे, उसको लेके अगर प्लाटून को लेके उसको एम्बुश के लिए जाना है, त्रासवादियों को एम्बुश करने के लिए, पेट्रोल के लिए जाना है, त्रासवादियों को पकड़ने के लिए, तो एज ए लीडर उसको लीड करना पड़ता है। बिल्कुल सर। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज वो डे 1 से आती है। और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी में फिजिकली यूज करना पड़ता है, जो आज अवेलेबल है। हर यंगस्टर को अगर वो 10 साल इंडियन आर्मी में नौकरी करके आता है, बाहर निकलेगा तो उसकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि दुनिया में वो वेलकम होगा हर जगह पे। और आर्मी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखा देगी। यस, लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट को परमानेंटली इंस्टॉल कर देगी कि जो आपको किसी ना किसी एंगल से पुश करती ही रहेगी। मैं तो आपको ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी डिसिप्लिन को, सेल्फ डिसिप्लिन को इतना जबरदस्त तरीके से आपके खून के अंदर उतार देती है कि डिसिप्लिन नेचुरली हर एक इंसान का हिस्सा बन जाता है। और जो डिसिप्लिन वाला इंसान होता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला इंसान होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम है। वेलकम है, सही बात है सर, आप बिल्कुल सही बात। कभी सर ऐसा हुआ कि आपकी जो ये आर्मी वाली, मतलब अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन मैन्यूवर करता रहता है कि बच्चे को अगर इंडियन नेवल में या तो इंडियन आर्मी का आप हिस्सा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए तो आगे बढ़ेगा, काम करेगा, पर परिवार से थोड़ा दूर हो जाएगा, कभी ना कभी उसकी लाइफ के ऊपर रिस्क रहता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई कॉम्बैट सिचुएशन में आप है, आपको पता है कि वहाँ जाने के बाद चांसेस वापस आने के है भी और नहीं भी, 50% है कि मैं वापस आ जाऊँ जिंदा, 50% है कि मैं ना भी आऊँ, फिर भी हम वहाँ पे, आप बोल रहे हो कि आपकी बटालियन को हम लेके जा रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी आपका प्रायोरिटी है, नेशन की सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है। हमें पता है कि जीव का जोखम लेके ही हम जा रहे हैं उस बैटल के अंदर, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ पे उस टाइम पे मनोदशा एक आर्मी ऑफिसर की क्या होती है? मैं आपका जो सवाल है उसको 2 पार्ट्स में जवाब देता हूँ। जो आपने मेरे को पहला सवाल पूछा था, लाइफ इन द इंडियन आर्मी, कि जब इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर या एक जवान, खास करके सपोज इन्फेंट्री में आपकी पोस्टिंग होगी कश्मीर में या कश्मीर बॉर्डर पे, सियाचिन ग्लेशियर में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, तो जब इंडियन आर्मी का जो पर्सन है वो अपना घर छोड़ के टाटा बाय बाय करके अपने परिवार को जाता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, तो पत्नी को या बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उसका हस्बैंड या उसके पापा वापस जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे। सच बात है। ऐसे सिचुएशन से मानो कारगिल की लड़ाई हुई और हस्बैंड लड़ाई में जा रहे हैं या पापा लड़ाई में जा रहे हैं, तो वाइफ को ये नहीं पता या माँ को ये नहीं पता कि बेटा दोबारा जिंदा आएगा या नहीं आएगा। नहीं पहुंचेगा। ये जो इमोशंस हैं उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सही बात है सर। इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो जब तक आपका जो स्वजन है वो वापस नहीं आ जाता, तब तक वो सांस वहां ही अटकी तब तक जो फैमिली मेंबर्स हैं, माँ बाप है, भाई है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका ध्यान वहीं रहता है। वो टीवी के साथ जुड़े रहते हैं,
कि भाई क्या न्यूज़ आ रही है। कोई ऐसी खबर तो नहीं आ गई कि और ऐसा भी नहीं है कि उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते, सिक्रेसी के कारण मोबाइल भी परमिटेड नहीं है, बैटलफील्ड में बात नहीं कर सकते, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई चिट्ठियाँ नहीं होती लड़ाई के दौरान। आखिर में जब न्यूज़ आता है कि या तो आपके पति कैजुअलिटी हो गए या जिंदा आ गए, तभी पता चलता है ये क्या कि बंदा आ गया। आप अगर मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट यूनिट में था, मेरी जो रेजिमेंट है, ऐसी भारत के पास 2 ही रेजिमेंट है। ये जो मिसाइल रेजिमेंट जिसमें मैंने नौकरी की 12 साल तक, एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड, ऐसी भारत के पास 2 ही रेजिमेंट उस वक्त थी। तो उसका रोल जो टैंक डिवीजन है या स्ट्राइक फॉर्मेशन है भारत के, जो भी 3-4 मैं इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल सर, अगर हमको पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ता है, पाकिस्तान हमारे पे हमला करता है, तो हम सिर्फ डिफेंस में नहीं बैठ सकते, लड़ाई जीतने के लिए हमको हमला भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो हमला करने के लिए ये स्ट्राइक फॉर्मेशंस पाकिस्तान या चाइना के ऊपर हमला करते हैं। उस वक्त जो पंजाब के प्लेन्स हैं या राजस्थान गुजरात के डेजर्ट्स हैं, उसमें ये टैंक डिवीजन हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर। ये जो टैंक डिवीजन से हमारे, उसको लड़ाई के दौरान अगर पाकिस्तान के हवाई जहाज जो अचूक हमारे टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे लड़ाई में, उनको पाकिस्तान के जो फाइटर्स बॉम्बर्स हैं उनसे बचाने का काम मेरे रेजिमेंट का था। तो 1971 के बाद कोई लड़ाई हुई नहीं है, तो लड़ाई का मौका मुझे नहीं मिला। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम में जब 2001 में त्रासवादियों ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तब इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और हमला करने का डिसाइड कर लिया था। और पूरी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिप्लॉय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले थे। वो जो डिप्लॉयमेंट, वो मोबिलाइजेशन शायद मैंने भी अपनी आंखों से कभी देखा नहीं था एज एन आर्मी ऑफिसर। तो मेरी रेजिमेंट उस वक्त बीकानेर सेक्टर में डिप्लॉयड थी, राजस्थान, और ये पूरा मूवमेंट और पूरा ऑपरेशन मैंने देखा। मेरा टास्क था कि मेरी रेजिमेंट की जो मिसाइल्स हैं, डिपो से विड्रॉ करके लाके कॉन्वॉय में 4 दिन 5 दिन की जर्नी में जो बीकानेर के एरिया में मुझे एरिया दिया गया था, वहाँ पे उनको टेस्ट करना और मेरी रेजिमेंट को देना। जब मैंने मिसाइलें टेस्ट कर ली थी, रेजिमेंट को दे दी थी, अगले 2 दिन में लड़ाई होने वाली थी। दोपहर को 4 बजे करीब मेरी बटालियन, मेरी बैटरी से करीब 700-800 मीटर दूर आग लगी। 200 ट्रक्स के अंदर एम्यूनेशन से भरे हुए ट्रक्स थे, जिसके अंदर टैंक्स का एम्यूनेशन, आर्टिलरी का एम्यूनेशन, एडी का एम्यूनेशन, पूरे आर्मर डिवीजन का एम्यूनेशन था, जिसके अंदर आग लगी। और एक के बाद एक ट्रक उड़ते गए। शुरू में तो मैंने अपने जवानों को बोला कि नहीं, एम्यूनेशन की आग नहीं है। मुझे तो समझ में आ गया था कई एमिनेशन की आग, कि एम्यूनेशन की आग है, क्योंकि धुएं के बीच में ट्रेसर्स उड़ रहे थे। ट्रेसर्स वो गोले होते हैं जो दिन में भी चमकते हैं, चमक जाते हैं, रात को चमकते हैं, ताकि हमें निशाना कहाँ गिर रहा है पता चले। तो मैं समझ गया था अपनी ट्रेनिंग के कारण कि आग एम्यूनेशन की है। लेकिन मेरे जो जवान हैं उनको मैंने बोला था कि ये पेट्रोल की आग है, चिंता मत करो, पूरा वाइंड अप करो। मेरे पास 24 गाड़ियां थी सिविल की, 14-15 अपनी गाड़ियां थी, जिनको पूरा वाइंड अप करना था सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे की लड़ाई में इनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली थी। तो पूरा ऑपरेशन मैंने वाइंड अप किया और सेफ्टी पे मैं अपनी बैटरी को भेजा, ये जानते हुए कि हो सकता है कोई गोला हम पे भी आ सकता है, मेरे पे भी आ सकता है। मेरे साथ एक कैप्टन पांडे करके मेरे रेजिमेंट का था, और मेरे से ज़्यादा दूर नहीं आर्मर डिवीजन का बहुत बड़ा गोला बारूद का दस्ता लगा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि आर्मर डिवीजन के जनरल साहब उस गोला बारूद जो डिप्लॉयड था, उन गाड़ियों को बाहर भेजने के लिए ज़मीन के ऊपर खड़े होकर कंट्रोल कर रहे थे। तो इस ऑपरेशन का मैं हिस्सा रहा, जो मैंने काफ़ी अनुभव किया। और एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसको मैं अपनी लाइफ का एज ए आर्मी एयर डिफेंस गनर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मानता हूँ।
2006 में मैं बड़ौदा में पोस्टेड था और भारत को इंटेलिजेंस मिली थी कि पाकिस्तान ड्रोन जैसे यूएवी को उड़ा के बॉम्बे में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को उड़ा देना चाहता था। वो उनका टारगेट एरिया, उनका टारगेट था। तो मुझे आर्मी की तरफ से डिप्लॉय किया गया था। बॉम्बे में एक रडार, एयरफोर्स रडार स्टेशन है जिसके अंदर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों डिप्लॉयड थे 24/7। 1 महीने तक मैं उस ऑपरेशन में रहा और 300-400 किलोमीटर की रेंज वाला रडार है एयरफोर्स का वहाँ पे, कि पाकिस्तान से कोई हवाई जहाज आता है या एयरफोर्स का अपना हवाई जहाज उड़ता है बॉम्बे से या पुणे से, तो पता चलेगा कि हवाई जहाज है। तो रात को 3 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आई। मेरी गन्स, हमारी ब्रिगेड की गन्स डिप्लॉयड थी बीआरसी में, रडार कंट्रोल्ड। एयरफोर्स की शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स वहाँ पर डिप्लॉयड थी। तो ऑफिसर का फ़ोन आया कि सर एयरफोर्स ने इत्तला दी है कि दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, वेपन्स फ्री दे दिया है, यानी कि दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करना है हमारी भाषा में। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है एयरफोर्स ने दिल्ली से क्लियर किए होंगे, क्योंकि एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स की, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स की है। मैंने इस ऑर्डर को विटो किया क्योंकि मेरी उस वक्त की जो 15-16 साल की ट्रेनिंग थी, वो उस ट्रेनिंग ने मेरे को यहाँ से कुछ कहा कि कुछ गड़बड़ है। मैं भी जो कंट्रोल सेंटर था वहाँ पे भागा, एयरफोर्स ऑफिसर को पूछा तो उसने बोला सर वेपन्स फ्री, शूट द एयरक्राफ्ट। ऑफिसर को मैंने बोला तुम रडार में भागो, उस वक्त बोला था, वो रडार में आ चुका था। मैं कहा टारगेट कहाँ पे, तो कहता सर 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के आसपास है, स्पीड में मेकआउट नहीं कर सकता रडार में। मैं बोला शूट मत करना। नेवी को पूछा तो नेवी ऑफिसर ने कंफर्म किया कि सर ये एक कोस्ट गार्ड की बोट है, अपने कोस्ट गार्ड की बोट है जो रेकी के लिए गई थी, कि अगर टेररिस्ट आते हैं लैंड रूट से उनको रोकने के लिए गई थी, वापस आ रही थी। तो अगर मैं ये सेकंड्स के डिसीजन से अगर ये वेपन्स फ्री मिलने के बाद मेरी गन्स का फायर नहीं रोकता तो हो सकता है उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हमारे कोस्ट गार्ड के 20 जवान, 30 जवान, 40 जवान जल समाधि हो जाते और देश के लिए बहुत बड़ा हादसा हो जाता, ट्रेजेडी हो जाती। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा एज ए आर्मी एयर डिफेंस गनर, जब मेरी ट्रेनिंग उस दिन काम आई। आर्मी में जाने से ये भी तो सुनिश्चित होता है ना कि आपको कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे जो अगर आपने थोड़े ही सेकंडों में नहीं लिए, तो जैसे कि आपने बोला कि आपका ये सही फैसला ट्रेजेडी बनने वाली थी, उसको उससे रोक दिया। तो डिसीजन पावर भी कहीं ना कहीं इसके इथिक्स से बाहर निकल के आता है इन ट्रेनिंगों से, है ना? ये है पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग। जो सिलेक्शन होता है जिसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं हम, मैं आपको बता सकता हूं कि उसका सक्सेस रेशियो इज 0.001%। आप समझ सकते हो कि 100 बच्चे रिटन टेस्ट यूपीएससी पास कर लेते हैं तो एक से भी कम बच्चा एसएसबी पास करता है। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है एसएसबी में, वो इतना साउंड प्रूफ है कि वो साइकोलॉजी देखता है ऑफिसर बनाने से पहले, ताकि इस प्रकार का गलत डिसीजन ना आए, वो लड़ाई के मैदान में उस घड़ी में ऑफिसर डिसीजन ले सके। ये भी तो कहा जाता है कि आर्मी की ट्रेनिंग्स बहुत टफ होती है, तो उसके बारे में आपका कोई अनुभव आप साझा करवाएंगे? हम आर्मी में कहते हैं मोर यू ब्लीड इन वॉर लेस यू, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। ओके, ये हमारे लिए ये जो कहावत है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम हम जितना पसीना बहाएंगे उतना लड़ाई में खून कम बहेगा। क्योंकि जो अगर कल को मानो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि अपनी लाइफ जर्नी के दौरान मेरी पोस्टिंग नासिक में 2 साल हुई थी ट्रेनिंग सेंटर में, मेरे अंडर में 3000-4000 जवान उस सेंटर में थे। तो बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट में मैं ट्रेनिंग ऑफिसर था। तो जवानों को फायरिंग से लेके ड्रिल पीटी सिखाना होता था।
तो ये ट्रेनिंग के दौरान गांव का आया हुआ बच्चा जो एक रिक्रूट जब सिलेक्ट करते हैं, उसको सिपाही बनने का जो प्रोसेस है वो बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट में होता है कि आप उसको ग्रो होते हुए देखते हैं। हाँ। तो मैं बहुत हार्ड टास्क मास्टर था। ओके। आज पता चलता है जब मैं आर्मी में एडी में जाता हूँ, हाँ। तो मेरे ही जवान मुझे बोलते हैं कि साहब हमने आपका नाम गब्बर सिंह रखा था। मैं अपने रिक्रूट्स को फायरिंग रेंज पे छोड़ता नहीं था। ओके। बहुत ही हार्ड था मैं, लेकिन रिजल्ट आता था और मैं बोलता भी था मैं कि बेटा आज नहीं मैं हार्डशिप्स आपके डंडे नहीं मारूंगा तो कल अपनी माँ के पास या पत्नी के पास कुछ साल बाद 6 फीट बाई 4 फीट बाई 2 फीट की पेटी में पैक होके आओगे। तो वो समझ जाते थे कि ये साहब बिल्कुल सही है, ये ट्रेनिंग हमारे लिए है। इसलिए ट्रेनिंग बहुत 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 हार्ड होती है, क्योंकि टेररिस्ट मौका नहीं देगा। सही बात है। या तो आपको मार देगा या आपको उसको मारना है। इसलिए हमारी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में या किसी भी एकेडमी में बहुत हार्ड और हार्श होती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि इन एकेडमीज में हमारे सीनियर्स इतने निर्दयी क्यों होते हैं कि इंसान ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम भी ये रियलाइज करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं, है ना। या तो जिंदा रहो या तो ऐसे सिचुएशंस दिन रात फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। आप चाहे कश्मीर में डिप्लॉयड हो, आप बॉर्डर पे डिप्लॉयड हो, आप सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड हो, आप लड़ाई के मैदान में हो, आपके साथी मर रहे हैं, आप कारगिल वॉर में हो, इन हालातों में आपको ये सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए शायद इतनी ज्यादा टफ, इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ बनाया जाता है, टफ बनना पड़ता है। ये दोनों जो टफनेस है वो इंडियन आर्मी में हाईएस्ट लेवल तक है। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं लाइफ के किसी भी एंगल में सफल होने के लिए ये सारी चीज़ें हर किसी इंसान को किसी ना किसी एक मुकाम पे जाके डेवलप करनी पड़ती है, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हो। आर्मी जितना तो नहीं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये रेसिस्टेंट लेवल उनको ऊपर लेके जाना ही पड़ता है, तभी जाके वो कुछ एरियाज में अपनी सफलता का प्रदर्शन समाज को दे पाता है। सही बात है ना। ट्रू जी सर। सर, नेशन बिल्डिंग के अंदर आर्मी या तो आर्मी के लेवल पे जो नेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें बच्चों के लिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं? आपने एक बहुत ही नाजुक विषय को छेड़ दिया है मेरे लिए। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग में इंडियन आर्मी फिजिकली क्या करती है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। जी सर। इंडियन आर्मी का जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट दी कोर है कि देश के लिए जिस दिन एक यंग जवान 16-17 साल का बच्चा जब डिसाइड कर लेता है कि मुझे भारत की आर्मी में जाना है, जो ट्रेन हो जाता है, जो कि जब तकरीबन वो 17 साल 18 साल का है और शपथ लेता है, या भारत की आर्मी का ऑफिसर जो बेरली 21 साल का या 22 साल या 24 साल का है, वो जब शपथ लेता है वो हर दिन अपने आप को ट्रेनिंग करता है, हार्डर से हार्डर ट्रेनिंग करता है और दुश्मन को मारने के लिए तैयार रहता है और जरूरत पड़ने पर देश के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। ये जो स्पिरिट है इंडियन आर्मी का, उसको हमारे पूरे यूथ के अंदर ट्रांसमिट करने की जरूरत है। हम उसको पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं, देश के लिए जो मर मिटने की जो भावना है उसको पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं। भारत की आर्मी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख चुके हैं, जो अभी प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जो यूथ के आइकन्स हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा कि जो अपनी एक साथी की जान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। कैप्टन मनोज पांडे जिन्होंने ये कहा कि मैं जरूरत पड़ने पे मृत्यु को भी मात दे दूंगा। ये यूथ के आज आइकन्स हैं। अगर आज हमारा यूथ इनको अपना आइकन्स बना ले, हाँ, तो हम देश को बहुत ही स्पीडी तरीके से महान बना सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, खुद का अनुभव। 30 अक्टूबर 2017 में राजकोट में एज ए बटालियन कमांडर एनसीसी गर्ल्स बटालियन
मैं एक खामटा में कैंप कर रहा था, 400-500 गर्ल्स का कैंप था। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास की गर्ल्स, कॉलेज की 1st, 2nd, 3rd ईयर की गर्ल्स। भारत की आर्मी के 3 योद्धा, कैप्टन सूबेदार बाना सिंह, उस वक्त कैप्टन बाना सिंह, जिन्होंने भारत को सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा दी 1987 में, और सूबेदार मेजर संजय कुमार, अभी कारगिल की लड़ाई में सिपाही संजय कुमार, जिनको 4 से 6 गोलियां लगी थी कारगिल युद्ध में, और फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और अपनी बटालियन को उस वक्त क्रिटिकल समय में बचाया था, जिसके कारण उनकी बटालियन भारत के लिए वो लड़ाई जीत पाई। जो भारत के लिए वो लड़ाई बहुत क्रिटिकल थी। बिल्कुल सर। अगर वो लड़ाई उनकी बटालियन हार जाती तो भारत के लिए उस समय युद्ध का पूरा जो युद्ध था वो चेंज हो जाता, कारगिल वॉर मोड़ ले लेते, मोड़ चेंज हो जाता। बिल्कुल। उसी प्रकार एक थे नायक देगेंद्र सिंह, उसको ऑनरी लेफ्टिनेंट देगेंद्र सिंह, उनको महावीर चक्र मिला था। उन्होंने करीब 40 पाकिस्तानियों को मारा था कारगिल वॉर में, उनको भी 4-5 गोलियां लगी थी। इन तीनों को मैंने आमंत्रित किया था अपने कैंप में। वो आए थे गुजरात का एक आइडियल विलेज को इनॉग्रेट करने के लिए। एक डायमंड मर्चेंट ने आइडियल विलेज बनाया था। उसके बाद रिलायंस जामनगर ने उनको बुलाया था। मैंने भी उनको आमंत्रित किया कि मेरे कैंप में आइए। मैंने प्लान किया था 1 घंटे का प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है 1 घंटा। बिल्कुल सर। जब प्रोग्राम शुरू हुआ शाम को, मैंने उनको इंट्रोड्यूस करके माइक दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं था प्रोग्राम करने के लिए। ये प्रोग्राम 3.5-4 घंटे तक चला। ये लड़कियां, ये गर्ल्स हैं, उनको, मेरी जो कैडेट्स हैं, उनको जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम सिटी में भी था, तो उनको रोकना पड़ा, उनको जाने देना पड़ा। लेकिन वो मेरे लिए भी एक रोंगटा खड़ा करने वाला अनुभव था। मैंने रियलाइज किया, एक रियलाइजेशन मुझे हुआ कि अगर हम अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना का पोषण करते हैं तो ये सबसे बड़ा काम करेगा देश को महान बनाने में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं अभी, काम करने वाले पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अगर देश को स्पीड से आगे बढ़ाना है और महान बनाना है तो हमको सबसे पहले बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर, मैं ये मानता हूं कि मैं वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा, हाई लेवल का हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा, गुजराती नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा, लेकिन अपने बच्चों में अपने देश की जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे लोगों जो शहीद हुए देश के लिए, हमारे चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आर्मी के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, इनकी जो गाथाएं हैं, इनको पढ़ाना, सोशल फाइबर में हमारे जो गार्डन्स हैं, यहाँ इसको जिंदा करना, सोशल मीडिया के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से इसको जिंदा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे के अंदर सही मायना में कि देश के प्रति, इंडियन आर्मी के एक जवान के अंदर जो जज्बा है कि मैं देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लिए अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं देश के लिए मरना चाहता हूँ, अगर ये जज्बा हम प्रस्थापित कर सकते हैं तो देश को हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में महान बना सकते हैं। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल के IAS अफसर बनेंगे, सही बात है, कल के IPS अफसर बनेंगे, कल के जज बनेंगे, कल के वकील बनेंगे, कल के IRS अफसर बनेंगे। अगर हम इन बच्चों में से निडर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बना सकते हैं, जो सिस्टम से डरते नहीं हैं और नॉन करप्टेड हैं, करप्ट नहीं हैं, ईमानदार है और अपनी जिंदगी मरने की जरूरत नहीं है देश के लिए, हाँ, पर वो जो इथिक्स कम से कम अपनी जिंदगी एथिक्स के साथ डेडिकेट कर दे, बिल्कुल सर, तो बहुत ही, आज का जो छोटा बच्चा है वो 20 साल 30 साल में IAS अफसर बन जाएगा। सही बात। और हम क्रांति ला सकते हैं। आज हमें मिस्टर TN सेशन जैसे IAS अफसर्स की जरूरत है, मिस्टर खेमका, मिस्टर खेरनार, मिसेस दुर्गा शक्ति जैसे IAS अफसर्स की जरूरत है। एक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने केरला के एक छोटे से गांव से उठ के जब एक सपना देखा तो भारत को मिसाइल्स का कवर दे दिया, मिसाइल्स की अम्ब्रेला दे दी कि आज चाइना या पाकिस्तान या दुनिया कोई भी दुश्मन देश
हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। उनको पता है भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स हैं कि दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी मिसाइलें मार कर सकती है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट की हमें जरूरत है। एक छोटे से गांव से आने वाले छोटे इन्हीं से बच्चों बच्चे में की देन है। अगर देशभक्ति है कि मुझे देश को कुछ देना है, तो हम बहुत सारे अब्दुल कलाम, बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आज देश को जरूरत है, इसका हम बीज रोपण कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी का जो स्पिरिट है उसको आज हमें बच्चों में डालने की जरूरत है। तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें भी करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके बच्चों के लिए ठीक तरीक़ों से इंतज़ार कर रही है कि भाई इसके अंदर उसका फ्यूचर वो ब्राइट बना सकते हैं और आगे कारकिर्दी में कदम रख सकते हैं। तो क्या कौन से तरीके हैं कि हम इंडियन आर्मी की ओर या तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में कदम रख पाए? इससे पहले कि मैं आपका सवाल लूँ, आपका जो पिछला सवाल था मैं कुछ क्लैरिटी और देना चाहता था। हालांकि उस सब्जेक्ट में आप 1 नहीं 2 घंटे सेमिनार ले सकता हूँ। बिल्कुल सर। कि इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग में जो इंडियन आर्मी का जो स्पिरिट है वो क्या कर सकती हैं। एक दूसरा बड़ा मुद्दा आज भारत में वो है भारत की जो डिवीज़न है कास्ट बेस्ड और जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है भारत का। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने किया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे थे। अंग्रेजों ने ये बंटवारा किया, डिवाइड एंड रूल किया कि उनको भारत पे राज करना था। आज़ादी के टाइम क्योंकि जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था तो इंडिया और पाकिस्तान बन गए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में उनके नेताओं ने किया डिवाइड एंड रूल। हमारे यहाँ अपने नेताओं ने धर्म के नाम पे राजनीति की। हमारे नेताओं ने सालों साल फिर उनके आगे जो नेता आए उन्होंने भी वही किया। वो मजबूरी हो गई कि पॉलिटिक्स में टिकने के लिए कास्ट की और धर्म की राजनीति करना ज़रूरी है। इसके सामने मैं आर्मी का एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। आर्मी में हमारे वहाँ सर्वधर्म स्थल होता है, जो हम उसको सर्वधर्म स्थल बोलते हैं। उसके अंदर सारे धर्म के फोटो होते हैं। ओके, एक अगर मुस्लिम सीओ भी होता है, कमांडिंग ऑफिसर, तो वो भी हवन में बैठता है, सर पे रुमाल बांध के वो हवन में बैठता है, वो हवन करता है। इस प्रकार हम एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी बात, लड़ाई के मैदान में मुझे ये नहीं पता अगर मैं घायल हो गया तो मेरा मुस्लिम साथी मुझे खून दे रहा होगा। सही बात। ये जो स्पिरिट है इंडियन आर्मी का कि हमारा जो पहला धर्म है वो इंडियन आर्मी है। सही बात। उसी प्रकार भारत देश में जरूरी है कि हमारा पहला धर्म भारतवर्ष है। सही बात। जो धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपका धर्म घर के अंदर है स्पिरिचुअल बनने के लिए, ताकि आप अच्छा इंसान बनो। पहली चीज तो मैं ये बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि भारत की आर्मी जिस प्रकार ये जो धर्म की भाषा को समझती है कि सारे धर्म को एक साथ लेके चलती हैं। हमारे वहाँ हर एक कास्ट के जवान होते हैं, राजपूत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, सिख होते हैं। हम बटालियन के अंदर जब गेम्स होते हैं तो ऐसी कंपटीशन होती कि शायद एक दूसरों को मार दें, कंपटीशन तक। लेकिन यही जवान जब लड़ाई के मैदान में कंधे से कंधा मिला के लड़ता है, वहाँ कोई कास्ट का डिफरेंस नहीं है। यहाँ बाहर हिंदुस्तान को पूरा हमने बांट दिया है कास्ट के आधार पे। वो कास्ट के आधार पे ही वोट बैंक की नीति हो रही है। तो भारत के युवाओं को सीखने की जरूरत है इंडियन आर्मी से कि भाई कास्ट हमारा यही रहेगा। ये जो कलर है हमारे देश का कि इतने सारे कास्ट होने के बावजूद भी भारत एक है, इतने सारे धर्म होने के बाद भी भारत एक है। इसका जो आइडियल एग्जाम्पल वो इंडियन आर्मी है जिससे हम सीख सकते हैं। और मैं तो इस मामले में थोड़ी ये सोच रखता हूँ कि चाहे आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करें, चाहे आप हिंदू कम्युनिटी से करें, सिख, ईसाई या तो बौद्धिज्म, किसी भी रिलीजियस फैमिली से आप बिलोंग करें, वो एक वे ऑफ लिविंग है। करेक्ट।
आई एग्री हर विद यू। कम्युनिटी से आने वाला इंसान आखिर में तो इंसान ही है। ट्रू। उसकी रगों में वो ही खून बहता है जो हमारी रगों में बह रहा है। तो वो वे ऑफ लिविंग को इतना हार्डली हमें नहीं लेना चाहिए कि हम एक दूसरे को अलग अलग देखना चालू कर दें। जब हम सबको एक इंसान के नज़रिए से देखेंगे तो वो एकता वाला भाव अचानक से आना शुरू कर देता है। तो आपकी बात मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ In कि fact, नेशन को ऊपर लाने के लिए जब काशी हम जन डिवाइड शक्ति एंड जानी रूल से ऊपर जाते हैं, बिल्कुल सर, इवन पॉलिटिकल पार्टी का जो डिवाइड है कि कोई इस पार्टी के पीछे भाग रहा है, कुछ उस पार्टी के पीछे भाग रहा है, आज हमारी जो डेमोक्रेसी है 75 इयर्स के बाद उस लेवल पे पहुंची है। हमको समझना है, यस आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी कल गलत डिसीजन लेती है तो उसको अपोज करना है। हाँ, जो सच है उसके लिए हाँ, stand वो सच के लिए खड़ा होना है। तो अपने आप ये डिवाइड एंड रूल खत्म हो जाएगा, तभी अपना देश महान हो सकता है। तो ये जो डिवीजन है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इसके ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, एक इंसान बनना है, इथिक्स और यस चीजों देश को बैलेंस देश सबसे ऊपर आना देश चाहिए। ऊपर सबसे तो आना अपने आप बाकी सब, यही तो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा मंत्र है। हमको अपनी बटालियन, अपनी रेजिमेंट, जिसको हम रेजिमेंट कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। रेजिमेंट का नाम नमक निशान, कि जो रेजिमेंट का नाम है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बहुत सारी इन्फेंट्री बटालियंस हैं, कि जवान अपनी रेजिमेंट के नाम के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी वफादारी के लिए, नमक के लिए और निशान के लिए, उसका जो निशान होता है उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि उसके पीछे एक परिवार है, कि लड़ाई के मैदान में वो शहीद हो जाएगा तो उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। ये जो जज्बा है देश के लिए, भारत तो अपने आप प्रोटेक्टेड है। जब ये जज्बा इंडियन आर्मी में है, वो इंडियन आर्मी हर लड़ाई में आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई, 1947 की लड़ाई जब कश्मीर ने हमारे पे धोखे से हमला किया, वो कश्मीर ले लेना चाहता था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान श्रीनगर तक पहुंच गया था और भारत के पास एक ब्रिगेड ही थी जिसमें आप 3000 जवान कह सकते हो। पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा, और अगर आर्मी को रोका नहीं गया होता उस वक्त के हालात में हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो शायद आज का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे पास होता। उसी प्रकार 1962 की लड़ाई, 4000 से ज़्यादा जवान शहीद हुए और चाइना को हमने रोका। 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, जिसमें हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, और 1999 की लड़ाई कारगिल युद्ध, जिसमें 527 जवान अफसर शहीद हुए, और वो कारगिल की चोटियों में जो पाकिस्तान के जवान धोखे से घुस गए थे उनको खदेड़ा। ये जो स्पिरिट है देश के लिए मर मिटने का, कि जहाँ देश सबसे ऊपर है, उसको अगर हम ले पाते हैं तो देश के प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। सही बात है आपकी, इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि कुछ समस्याओं को समाधान तक पहुँचाने के लिए हमें थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। सोच और नज़रिए से पूरी दुनिया पलट सकती है। आपका सवाल था बच्चों के लिए व्हाई टू ज्वाइन एंड हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्स, और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? हाँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वाई ये मैं कहूँगा कि यूथ अगर डिसाइड करता आर्म फोर्सेस में जाने का, तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि बहुत ही पावरफुल लाइफ है, उनकी लाइफ बदल जाएगी, एथिक्स सिखाती, लाइफ बदल जाएगी। मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि उसकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाएगी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ किस प्रकार भर जाएगी, और जब वहाँ बाहर आएगा, बाहर क्या, जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो आप उसको पहचान नहीं सकते कि वही जो कॉलेज का बच्चा वही है, ये वो वही है, आप समझ नहीं सकते। उतनी वो ट्रेनिंग उतनी हार्ड होती है, ट्रेनिंग उतना बदलाव ला देती है, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे आईएमए में हो, चाहे ओटीए में हो। जब ये ऑफिसर बन जाता है, जैसे वो सीनियर होता है तो वो बदलाव आने लगता है। तो मैं हर युवा को बोलूँगा कि कम से कम ट्राई करे, सिलेक्ट हो ना हो बात की बात है, लेकिन वो ट्राई में ही उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक गांव के बच्चे को बोलूँगा कि भाई आप अग्निवीर बनने के लिए अपनी पहल करो। अग्निवीर बन के आपने 4 साल भी नौकरी कर ली देश के लिए,
आपको एक फक्र होगा कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए नौकरी की, भारत की आर्मी में आपने नौकरी की, आपको मौका मिलेगा देश के लिए लड़ने का, और वापस आने के बाद भी आप सर उठा के जी पाएंगे कि हाँ, मैंने भारत की इस महान आर्मी में नौकरी की। ट्वेल्थ के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, सिंस आप स्कूल से डील कर रहे हैं, और इसकी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती हैं और नेशनल लेवल एग्जाम होता है। 6 लाख 7 लाख 8 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, उसमें से फाइनली रिटन एग्जाम मेरिट बेस सिलेक्ट किए जाते हैं। उनमें से फाइनली 300 350 कैडेट्स को एनडीए में लिया जाता है। डिपेंड्स ऑन अ कट ऑफ एंड ऑल। इसका जो मेन फोकस है रिटन एग्जाम के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 0.001% बच्चे कह सकते हो सिलेक्ट होते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है। इसका जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का, वो आप अगर 8वीं क्लास से शुरू करते हैं तभी बच्चों का एसएसबी में पास होना संभव होगा, आसान हो जाता है। बाद में 11th पास किया या 12th पास किया, रिटन पास कर लिया आपने, बच्चा पढ़ाई में ठीक है कर लिया एनडीए के लिए, लेकिन वो फिर एसएसबी पास नहीं कर पाता है। उसी प्रकार एक टेक्निकल एंट्री है, माँ बाप की जानकारी के लिए, बच्चों की जानकारी के लिए बताता हूँ। हमारे ज़माने में नहीं होता था 10+2 टेक्निकल एंट्री। 12th का बच्चा जिसने ए लिया है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिए हैं, उसके अगर 65% या 70% आते हैं तो आर्मी या नेवी में जा सकता है। उसने JEE एग्ज़ाम कंपलसरी अपीयर किया होना चाहिए, जो नेशनल लेवल पे होता है। उसका लेट डाउन क्राइटेरिया गूगल पे दिया हुआ है गवर्नमेंट वेबसाइट में। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। मेरिट, कट ऑफ मेरिट डिसाइड होता है, वो 80% पे भी डिसाइड हो सकता है, 85 पे भी हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाना है, सेम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। बच्चा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अगर पास कर लेता है, वो आर्मी और नेवी में ऑफिसर बन जाता है। मतलब वो 10+2 की एक टेक्निकल एंट्री है। यस, टेक्निकल, जिसमें मेरिट के अंदर आपको खड़ा 4 साल की ट्रेनिंग बिल्कुल सर एज एन इंजीनियर आर्मी और नेवी देती है। सो माँ बाप को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और नेवी और आर्मी की जो ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग वो वहीं उनकी होती है। तो इन जनरल अभी बहुत सारे ऑप्शन है, आप एनडीए के थ्रू घुस सकते हो। मैं इस पर अभी ज्यादा डील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ हमारा टाइम इलेबोरेट हो रहा है। और लाइक आप टेक्निकल एंट्री भी ले सकते हो, है ना? टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री भी है, इंजीनियर बनने के बाद भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 1-2 घंटे का। सर, आपने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाला और हमें ये सौभाग्य दिया कि आप अपने जो 31 साल का अनुभव है, उसके एक्सपीरियंस इस कैंपस में आके हमारे बच्चों के साथ में आपने शेयर किया। उसके लिए पूरा GIS फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन संदीप सर, उनका ये स्वप्न रहा है हमेशा से कि हम बच्चों को कुछ ऐसे आयाम दिखा पाए दुनिया में, हम ऐसी प्रोडक्ट्स यानी ऐसे बच्चों को मार्केट में रखें कि जो 360 डेवलपमेंट लेके मार्केट में उतरे हो, ना कि सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हो। वो सर्विस का एंगल दिमाग में रखे, समाज को कुछ देना है, ऐसे बच्चे हम समाज को देना चाहते हैं। और इसी के चलते हम ये प्रयास करते रहते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्वों को हम अपने कैंपस पे बुलाते रहते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम अपने बच्चों को साझा करवाते रहते हैं कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आपने बहुत कुछ बताया, उसके लिए पूरा GIS फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और ये एक पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई स्कूल इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी लेके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम बच्चों तक, मैक्सिमम माँ बाप तक पहुँच सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ, मैं एक लास्ट मैसेज युवाओं को देना चाहता हूँ भारत की आर्मी की तरफ से, और वेरी वेरी पावरफुल मैसेज कि जो भारत की आर्मी की स्ट्रेंथ है, जो एज ए इंडिया, एज ए कंट्री हमने अंग्रेजों से नहीं ली। अंग्रेजों ने 200 साल तक पूरी दुनिया पे राज किया। उनकी 3 क्वालिटीज थी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और लॉयल्टी टू द नेशन। ये तीनों क्वालिटी भारत की आर्मी ने कूट कर अपनी आर्मी के लिए लिया है कि भारत की आर्मी का हर जवान
पंक्चुअलिटी, आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, चाहे जवान हो चाहे अफसर हो। डिसिप्लिन, इतने हमारा कायदे हार्ड है, अपना मिलिट्री लॉ खुद का है, किसी को नहीं छोड़ता। और कुछ टाइम के बाद सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, हमारे खून में आ जाता है, सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तीसरा, लॉयल्टी की जहाँ बात आती है, हर जवान हर अफसर अपनी बटालियन के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है।